आर्मी से रिटायर हुए दिनेश जी गांव में ही रहते थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। तीनों की शादी हो चुकी थी। नाती पोते वाले थे। दोनों बेटे शहर में रहते थे। दिनेश जी और रागिनी जी को गांव का माहौल अच्छा लगता था। वह शहर जाकर अपने बेटे बहू की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहते थे। दिनेश जी, हलवा बनाया है आपके लिए। अरे भगवान, मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने तो सच में हलवा बना दी। तुम भी ना 2 दिन से हलवा की रट लगाए हो। क्या मैं नहीं जानती? आपको कुछ दिन हलवा ना मिले तो बेचैन हो जाते हैं और अब कहते हैं मजाक कर रहा था। वाह, क्या हलवा बनाया है आपने। रागिनी जी, एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपके हाथों के हलवे में जो स्वाद है वह दुनिया के लजीज से लजीज व्यंजनों में भी नहीं। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। शर्माती आंखों वाला मुस्कुराता हुआ रागिनी जी का चेहरा दिनेश जी के दिल को भा गया। उसी समय छोटे बेटे राहुल की आवाज़ ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। पिताजी, ओ पिताजी। दिनेश जी, जो अपनी पत्नी रागिनी की मीठी यादों में खोए हुए थे, अचानक से बेटे की आवाज़ सुनकर न चाहते हुए भी अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गए। हाँ हाँ, बोलो बेटा। पिताजी, हम घर पर पहुंच चुके हैं। चलिए आइए। कार के दरवाजे से बाहर निकलते हुए उनके छोटे बेटे ने कहा। रिटायर्ड फौजी दिनेश जी के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। तीनों बच्चों की शादियां हो चुकी हैं। बड़ा बेटा रोहन और छोटा बेटा राहुल है। बड़े बेटे और बहू के साथ उनके कुछ खास अच्छे अनुभव नहीं रहे थे, इसलिए अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार और 13वीं के बाद अपना गांव छोड़कर अपने छोटे बेटे बहू के घर पर आ गए। यह घर दिनेश जी ने ही खरीद कर दिया था अपने छोटे बेटे को, यह सोचकर कि रिटायर होने के बाद दोनों वृद्धजन अपना बुढ़ापा आराम से काटेंगे। अपने बेटे बहू के साथ एक कमरा अपने और अपनी पत्नी के रहने के लिए भी बनवाया था दिनेश जी ने इस घर में। लेकिन 2 साल हो गए थे उन्हें अपनी नौकरी से रिटायर हुए, पर वह अभी तक गांव में ही रह रहे थे। रागिनी जी अपने पति को यह कहकर शहर आने से हमेशा रोक देती थी कि क्यों बेटे बहू की ज़िंदगी में दखल देना, यही ठीक है। सारी ज़िंदगी तो हम लोगों ने यहीं गुजारी है, जो थोड़ी बहुत बची है उसे भी यहीं रहकर गुजार लेंगे। दिनेश जी का दिल तो करता था दिल्ली आकर बेटे बहू के पास रहने का, लेकिन पत्नी के रोकने पर उनकी यह इच्छा मर जाती थी। लेकिन अब रागिनी जी भी नहीं रहीं, इसलिए दिनेश जी भी उनके बिना अकेले से हो गए थे, तो अपने बेटे बहू के कहने पर उनके साथ दिल्ली चले आए। घर में घुसते ही दिनेश जी के पैर एक गुदगुदे जगह पर पड़ा और वे ठिठक कर पीछे हो गए। सहमे हुए कदम से चलते हुए अंदर आए। मखमली और आरामदायक सोफे पर जैसे ही बैठे तो ऐसा लगा मानो स्वर्ग यही हो। घर की तो काया पलट कर दी तुमने बेटा। जब खरीदा था तब तो बहुत अलग दिखता था। पूरे घर को हैरानी भरी निगाह से निहारते हुए दिनेश जी बोले, तो बेटे ने जवाब दिया, जी हाँ पिताजी, कुछ समय पहले ही तो रिपेयरिंग करवाई थी और नया फर्नीचर खरीदा था। इतना आरामदायक घर है। सोचते हुए दिनेश जी मन ही मन अपनी पत्नी रागिनी जी से बात करने लगे। रागिनी, अगर आज तुम होती तो अपना यह घर देखकर कितनी खुश होती। ये आलीशान घर, आरामदायक फर्नीचर और नरम नरम सोफे तुम्हारी छोटी बहू ने शरबत भी बनाकर दिया है मुझे। अब तुम मेरी चिंता मत करना। आइए पिताजी, आपका सामान रख देता हूँ, छोटे बेटे ने कहा तो दिनेश जी मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर देखने लगे। अंदर देखा तो बड़ा सा आरामदायक बेड पड़ा था उनके कमरे में। लेकिन यह क्या, राहुल तो बाबूजी का सामान लेकर सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। बेटा, पर मेरा कमरा तो यह है ना? दिनेश जी हैरानी से बोले। नहीं बाबूजी, दरअसल आपकी बहू
काजल का भाई आजकल ट्रेनिंग के लिए इस शहर में आया हुआ है। अक्सर घर पर आता रहता है तो इसी कमरे में रुकता है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे तो राहुल ने लंबी चौड़ी छत पर एक कोने में बने टीन शेड की छत वाले कमरे को बोलकर दिखाते हुए कहा, पिताजी, यह है घर का कबाड़ खाना, जहाँ घर की सारी टूटी फूटी बेकार वस्तुएं एकत्रित कर दी जाती हैं और दिवाली के त्योहार पर इसकी सफाई कर दी जाती है। यहाँ ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। पिताजी ने देखा कि उसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है। यहाँ अभी कुछ खास सामान नहीं पड़ा है, इसलिए आपके रहने की व्यवस्था यहीं कर दी है। कहते हुए राहुल ने उसी चारपाई पर पिताजी का सामान रख दिया। दिनेश जी के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें किसी ऊंचाई से जमीन पर धम्म से पटका हो। उन्होंने पलट कर देखा तो राहुल अपना कर्तव्य निभाकर उन्हें अकेला छोड़कर नीचे जा चुका था। यह सब देखकर दिनेश जी से खुद को संभाल पाना मुश्किल हो गया। वे उसी चारपाई पर बैठकर सोचने लगे कि यह कैसी आधुनिक व्यवस्था है, जहां बच्चों के लिए तो अलग कमरा है, यहाँ तक कि आने जाने वाले मेहमानों के लिए भी अलग कमरे की व्यवस्था है, लेकिन घर के बड़े बूढ़े बाप के लिए नहीं, मेरे लिए यह कबाड़ का कमरा। कहते हुए अपने बक्से में से अपनी पत्नी की तस्वीर निकाली और अपनी चारपाई के पास रखे हुए एक बेंच पर रख दी। कोई और हो या ना हो, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी, रागिनी कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब अपनी नौकरी पूरी करके रिटायर हुआ था तो इस दिन की कल्पना भी नहीं की थी कि यह दिन भी देखना पड़ेगा। जहाँ भी जाता था लोग फौजी भाई कहकर कितना सम्मान देते थे। इतनी इज्जत पाकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। अपना गांव छोड़ने का तो मन ही नहीं होता था, लेकिन पत्नी के जाने के बाद दोनों बेटों की दलीलों के आगे मैं मना नहीं कर सका। आप वैसे भी बीमार रहते हैं, अकेले कैसे रहेंगे, खाना कौन पकाएगा, वगैरह वगैरह। अपनी इज्जत का वास्ता देकर गांव छोड़कर शहर आने को मना लिया और ले आए मुझे यहाँ कबाड़ बनाकर रखने के लिए। मेरी भी मति मारी गई कि मैं गांव का मकान और ज़मीन बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर को कह आया। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूँ। कहते हुए दिनेश जी ने अपनी आँखों के आंसू पोंछे और हाथ मुंह साफ करके नीचे उतरने लगे। नीचे से रह रहकर हंसी ठिठोली की आवाज़ आ रही थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उन्होंने देखा कि राहुल अपनी पत्नी काजल और अपने साले के साथ मजाक मस्ती कर रहा था। सभी शाम की चाय का आनंद लेते हुए हंस रहे थे। जैसे ही पिताजी आए सब लोग सकपका गए। पिताजी भी चाह रहे थे कि वह भी बेटे बहू के साथ बैठें, लेकिन उनके आते ही सभी को शांत होते देखकर उनका मन और उदास हो गया। देखा कि राहुल के दोनों बच्चे पार्क जाने की जिद कर रहे थे तो दिनेश जी उन्हीं के साथ पार्क चल दिए। पार्क में खेलते हुए बच्चों को देखकर कुछ समय के लिए अपने दुखों को भूल गए और उनकी मस्ती में शामिल हो गए। जैसे तैसे दिनेश जी को धीरे धीरे शहर की आदत पड़ रही थी, लेकिन वह अच्छी तरह महसूस कर पा रहे थे कि उनके बेटे राहुल को अपने पिताजी की उपस्थिति में असहजता महसूस हो रही थी। गांव से आए पिताजी उन्हें अपने शहरी माहौल में गंवार मालूम हो रहे थे। एक दिन जब राहुल के दफ्तर से कुछ साथी घर पर आए थे तो दिनेश जी लुंगी और बनियान पहने सोफे पर बैठे हुए थे। बेटे के सभी दोस्तों ने उनसे अच्छे से बातचीत की, लेकिन राहुल को पिताजी के पहनावों से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी।
अपने दोस्तों के जाते ही राहुल का गुस्सा पिताजी पर फूट पड़ा और उन्हें अपने कमरे में ही रहने की सख्त हिदायत दे दी गई। यूं ही दिन बीत गए और धीरे धीरे दिनेश जी ने भी अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। दिनेश जी ने अब सब्जी और दूध लाने की जिम्मेदारी खुद ही अपने कंधों पर ले ली और बच्चों को भी बस स्टॉप तक ले जाते थे। ठीक ही था, खाली बैठकर उदास होने से तो थोड़ा टहल आते थे। बच्चों के साथ मस्ती मजाक भी हो जाता था और अपने हम उम्र लोगों के साथ कुछ बातचीत भी। आज सुबह जब रोजाना की तरह दिनेश जी जागे तो बादाम वाला दूध पीने की इच्छा हो रही थी। इतने में बहू की आवाज़ आई, लीजिए पिताजी चाय, कहते हुए काजल चाय का प्याला पिताजी के हाथ में देकर चली गई। देखा तो कप में वही काले रंग का शहरी काढ़ा था जिसे पीना शहरी लोग अपना स्टेटस समझते थे। गांव में रोज सुबह पत्नी के हाथों बादाम वाला दूध पीने के आदि दिनेश जी ने अपनी इच्छा मन में ही दबा दी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि बहू को यह कह दें कि आज चाय नहीं दूध पीने का मन है। होती भी कैसे, पहले एक बार दिनेश जी ने दूध मांगा था तो बहू ने दूध ला तो दिया था, पर नाक मुंह ऐसे सिकोड़े कि जैसे किसी गंवार से पाला पड़ा हो। सोचते सोचते दिनेश जी ने घड़ी की तरफ देखा, दूध लाने का समय हो रहा था। दिनेश जी ने जल्दी से चाय की चुस्कियां ली और नीचे उतर कर आए। सोचा यदि देर हो गई तो दूध भी नहीं मिलेगा और फिर बहू की चार बातें भी सुननी पड़ेंगी। दिनेश जी को नीचे आते देख काजल ने मेज पर थैला और 100 रुपये रख दिए। दूध लेने के लिए जा ही रहे थे कि देखा बच्चे भी स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। चलो बच्चों, आज तुम्हें बस स्टॉप पर मैं छोड़ देता हूँ। नहीं पिताजी, बच्चों को मैं छोड़ दूंगी, आप जाइए, काजल बहू ने हड़बड़ाते हुए बोली। वह समझ गए कि बहू बच्चों को उनके साथ जाने क्यों नहीं देना चाहती। उन्होंने अपनी बहू को कहते भी सुना था, गंवार ससुर जी के साथ रहकर मेरे बच्चे भी गांव की भाषा और तौर तरीके सीखते जा रहे हैं। दिनेश जी थैला और पैसे उठाकर दूध लेने निकल पड़े और अपनी स्वर्गीय पत्नी रागिनी जी से बात करते जा रहे थे। आप तो भाग्यशाली निकली जो केवल बड़े बेटे बहू का अपमान झेलकर स्वर्ग सिधार गईं। दिनेश जी के दिल में अपने बड़े बेटे रोहन के घर बिताए कुछ दिनों की कड़वी यादें ताज़ा हो गईं। किस तरह से बड़ी बहू खाने का सामान भी छिपा कर रख देती थी ताकि हम बूढ़े ना खा पाएं। एक दिन सोफे पर बैठकर जब अखबार पढ़ते हुए मैं दातून चबा रहा था तो रोहन ने कहा था, पिताजी यह शहर है, आपका गांव नहीं। दांत साफ करने हैं तो बाथरूम में कीजिए, आपको देखकर बच्चे क्या सीखेंगे। 4 दिन में वापस अपने गांव लौट आए थे दोनों, पिछली यादों के सैलाब में डूबे। दिनेश जी को पता ही न चला कि कब दूध की दुकान पर पहुंच गए। दूध के पैकेट खरीदकर जैसे ही मुड़े तो बेटी का फोन आ गया। कैसे हैं पिताजी, मुझे आपकी चिंता हो रही थी, सोचा फोन करके हालचाल पूछ लूं। इतने दिनों बाद किसी अपने की स्नेह भरी बातें सुनकर दिनेश जी की आंखें भर आईं। रूंधे गले से बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मुझे क्या हुआ है। तेरे भाई भाभी मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, तू बस अपना ख्याल रखना। कहते हुए उन्होंने जल्दी से फ़ोन काट दिया। उन पर क्या बीत रही थी वह अपनी बेटी को बताकर उसे दुखी नहीं करना चाहते थे। फ़ोन काटते ही उनकी रुलाई फूट पड़ी। काश यही प्यार और अपनापन मुझे अपने दोनों बेटों से मिल पाता। सोचते हुए दिनेश जी ने खुद को संभालते हुए
फिर से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। अपनी पीड़ा और वेदना को दिल के किसी कोने में छिपाए दिनेश जी घर के बाहर आकर खड़े हो गए। तेजी से चलने के कारण उनकी सांस फूल रही थी, इसलिए कुछ पलों के लिए दरवाजे पर ही रुके। जैसे ही डोर बेल बजाने के लिए हाथ उठाया, अंदर से आती कुछ आवाजें उनके कानों में पड़ी। आप बड़े भैया को क्यों नहीं कहते पिताजी को ले जाने के लिए? वैसे भी 6 महीने हो चुके हैं उन्हें यहाँ रहते हुए। प्रॉपर्टी में हिस्सा तो वह भी लेंगे ना, तो पिताजी की जिम्मेदारी केवल हम ही क्यों उठाएं? बहू काजल की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। चिल्ला क्यों रही हो? लगा तो रहा हूँ फ़ोन। अरे भैया, पिताजी का क्या करना है? मतलब 6 महीने हो गए हैं उन्हें हमारे घर आए, लेकिन आप और भाभी तो उन्हें ले जाने का नाम ही नहीं ले रहे। यह सुनने की देर थी कि दिनेश जी को जैसे झटका सा लगा। दूध का थैला और बाकी बचे पैसे उन्होंने दरवाजे के बाहर ही रख दिए। लड़खड़ाते कदमों से वह घर के सामने वाले पार्क तक आए और बेंच पर बैठ गए। शायद मेरी किस्मत में यह भी देखना लिखा था, दूसरे घर की लड़कियों का क्या दोष दूं जब अपने बेटे ही स्वार्थी निकले, कहते हुए दिनेश जी अपनी बेबसी पर आंसू बहाने लगे। इतने में उनके गांव से उनके मित्र व प्रॉपर्टी डीलर प्रेम शंकर का फोन आया, जिसे दिनेश जी ने अपने गांव का मकान और जमीन बेचने की जिम्मेदारी दी थी। अरे दिनेश जी, कैसे हैं आप? आपके गांव वाले मकान का खरीदार मिल गया है। दिनेश जी, जो अपने बेटों द्वारा दिए गए जख्मों से पूरी तरह टूट चुके थे, रुआसी आवाज में बोले, प्रेम शंकर, मैं गांव वापस आ रहा हूं। उन्होंने प्रेम शंकर जी को सारा हाल सुनाया। थोड़ी देर मित्र से बात करने के बाद दिनेश जी ने कुछ फैसला लिया। मन ही मन उन्होंने कुछ ठान लिया था। पूरे मनोबल के साथ वे घर की ओर चले और डोरबेल बजाई। पिताजी, आप तो बड़े लापरवाह निकले। दूध की थैली और बचे हुए पैसे घर के बाहर छोड़कर कहाँ चले गए थे? दरवाज़ा खोलते ही काजल बहू चिल्लाई। दिनेश जी बिना एक शब्द बोले अपने बेटे और बहू की तरफ देखते रहे। सीढ़ियों की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक छोटे बेटे की आवाज़ सुनकर रुक गए। अरे हाँ पिताजी, आप अपना सामान पैक कर लीजिए, शाम को भैया आ रहे हैं आपको अपने घर ले जाने के लिए। दिनेश जी तो जैसे इसी बात का इंतजार कर रहे थे। पूरे आत्मविश्वास के साथ पीछे मुड़ते हुए दिनेश जी बोले, सामान पैक मैं नहीं, तुम करोगे। क्या मतलब है आपका? काजल बहू चिल्लाई। मतलब भी समझा देता हूँ। शायद तुम लोग भूल चुके हो कि यह मकान मैंने खरीदा था हम सब लोगों के रहने के लिए, और आज भी यह घर मेरे नाम पर है। इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, यह मैं तय करूँगा, तुम लोग नहीं। मेरे खून पसीने की कमाई से खरीदे हुए घर में मुझे ही टीन की छत वाला कबाड़ खाना दे दिया रहने के लिए, और यहाँ तुम्हारे लिए आलीशान बेड और एसी की हवा। बस बहुत हुआ। 15 दिन का समय है तुम्हारे पास इस मकान को खाली करने के लिए। तो क्या आप अकेले इस मकान में रहेंगे? बेटा बोला, नहीं, इस मकान को बेचकर मैं वापस अपने गांव जा रहा हूं, अपने पुराने मकान में जहां मेरी पत्नी की यादें बसती हैं। कम से कम वहां मैं अपने पुराने मित्रों के साथ बैठकर हालचाल तो बांट सकता हूं। बाबूजी, आपने तो हमें पल भर में पराया कर दिया। बेटा बहू गिड़गिड़ाने लगे। यह फैसला लेने से पहले इतना भी नहीं सोचा कि इतनी जल्दी हम रहने का इंतजाम कैसे करेंगे। पराया किसने किसको किया, यह तुम भी आराम से बैठकर सोचना। और तुम्हारा पिता अभी तक इतना कठोर दिल नहीं हुआ, इसलिए जब तक तुम्हारा इंतजाम कहीं और नहीं हो जाता तब तक तुम ऊपर टीन की छत वाले कबाड़ खाने में रह सकते हो। मुझे इससे भी कोई एतराज़ नहीं होगा।
बेटा बहू हक्के बक्के होकर पिताजी की तरफ लगातार देख रहे थे और पिताजी गजब के आत्मविश्वास के साथ अपने उस कमरे की तरफ बढ़ गए जो उन्होंने अपने और अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। आज पहली बार उन्हें मखमली गद्दों पर सुकून से लेटने का सौभाग्य मिल रहा था। कुछ समय बाद बेटे बहू अपने लिए एक किराए का मकान लेकर वहीं जाकर रहने लगे। अब दिनेश जी अपने इस घर को बेचकर गांव के घर में रहने लगे। वहाँ अपने दोस्तों के साथ हंसते बोलते बैठते बतियाते और घर के काम के लिए एक नौकर रख लिया था जो उनका ख्याल रखना और उनके लिए खाना बनाना और घर की देखरेख करता था। दिनेश जी की ज़िंदगी अच्छे से कट रही थी। तो दोस्तों, दिनेश जी ने अपने बेटे बहू को सबक सिखाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।